बस बात है नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कार्डियक टेम्पोनाट। ठीक है, बात है नहीं प्लीज। ओके जी, तो कार्डियक टेम्पोनाट के बारे में याद रखें कि ये वो कंडीशन है जिसमें हार्ट के इर्द गिर्द एक्सेस फ्लूइड अकुमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर लगता है विच लीड टू डिसफंक्शन ऑफ द हार्ट। तो इसमें लिखे कंडीशन in which there is accumulation of excess fluid in the heart, the excess fluid around the heart, leading to compression। एक्चुअली इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट के इर्द गिर्द एक्सेस फ्लूइड अकुमुलेट हो जाते हैं और वो एक्सेस फ्लूइड बाहर से हार्ट पे क्या लगाती है, कंप्रेशन लगाती है। तो अगर हम हार्ट को बाहर से कंप्रेस करें तो वो ना कंट्रैक्ट करेगी ना रिलैक्स करेगी, तो उसमें हार्ट की डिस्फंक्शन होगी क्या नहीं। ऐसे कंडीशन को हम कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी कि हार्ट किस कैविटी के अंदर पड़ा है? जवाब वेरी गुड, पेरिकार्डियल कैविटी। एक्चुअली चेस्ट कैविटी है, इसके अंदर छोटी सी कैविटी है विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, उसके अंदर हार्ट इनक्लोज है। उस कैविटी के अंदर अगर एक्सेस फ्लूइड आ जाए और वो बाहर से हार्ट को कंप्रेस करे तो उसको क्या कहते हैं? कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले कि इसकी काजेस क्या है, व्हाट आर दी काजेस ऑफ कार्डियक टेम्पोनाट। नंबर 1, चेस्ट ट्रॉमा। किस वजह से हो सकती है? चेस्ट ट्रॉमा मतलब पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा। इसके अंदर स्टेप वुड इंजरी भी आ सकती है, स्टेप इंजरी, नाइफ इंजरी, ठीक है, या कोई शार्प ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से चेस्ट इंजरी हो जाए, या बाहर से आरटीए है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसमें चेस्ट लग जाए। इन सब कंडीशन के अंदर कार्डियक टेम्पोनाट के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखें, इन्फेक्शन। अगर हार्ट की जो बाहर वाली लेयर है पेरिकार्डियम, अगर इसको इन्फेक्शन हो जाए दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस, और पेरिकार्डाइटिस की वजह से बाद में क्या हो सकता है? कार्डियक टेम्पोनाट। नेक्स्ट देखें, ऑटो इम्यून डिजीजेस मतलब ऑटो इम्यून डिजीजेस। कभी कभार अपना इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली पेरिकार्डियम को डैमेज कर देती है विच कैन लीड टू पेरिकार्डियल डिफ्यूजन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई। वी विल डिस्कस एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एमआई स्टैंड फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक हो जाती है उन लोगों में एज अ कॉम्प्लिकेशन क्या भी हो सकती है? कार्डियक टेम्पोनाट हो सकती है। क्लियर है? तो इफ अ पर्सन हैज प्रीवियसली डेवलप्ड एमआई, तो दिस पर्सन इज अ कॉम्प्लिकेशन कैन लीड टू कार्डियक टेम्पोनाट। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके क्लिनिकल फीचर है कि व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ कार्डियक टेम्पोनाट। इसमें जो अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर आए हैं कि कार्डियक टेम्पोनाट के अंदर एक ट्राइएड पाया जाता है विच इज कॉल्ड बेक्स ट्राइएड। इसको हम क्या कहते हैं? बेक्स ट्राइएड। ट्राइएड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। कहने का मतलब यह है कि कार्डियक टेम्पोनाट के अंदर बेक्स ट्राइएड का होना जरूरी है। जब भी हम इस कंडीशन को डायग्नोज करेंगे तो हमें एक ट्राइएड का पता होना चाहिए। ट्राइएड मीन जिसके अंदर 3 बातें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, हाइपोटेंशन। क्या होना चाहिए? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब यह है डिक्रीज ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन मीन डिक्रीज बीपी। क्लियर है? हाइपोटेंशन का मतलब यह है कि अगर सिस्टोलिक बीपी 120 और डायस्टोलिक बीपी 80 से कम हो जाए दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। क्लियर है? लोग इसको गलत करते हैं हाइपरटेंशन के साथ। नहीं, बेक्स ट्राइएड के अंदर क्या होता है? हाइपोटेंशन व्हिच इज कॉल्ड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। नंबर 2, रेज जेबीपी। इसके अंदर क्या होता है? रेज जेबीपी, जुगुलर वीनस प्रेशर। और जो जेबीपी है ये हम किस वेन के अंदर मेजर करते हैं? इंटरनल जुगुलर वेन। वेरी गुड, किस वेन के अंदर? इंटरनल जुगुलर वेन। तो नेक के अंदर जो इंटरनल जुगुलर वेन है उसकी डिस्टिंक्शन हो जाएगी, उसमें वीनस ब्लड ज्यादा की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
मफल्ड हार्ट साउंड। इसके बाद क्या है, मफल्ड हार्ट साउंड। मफल्ड हार्ट साउंड का मतलब ये है कि हार्ट के अंदर जो साउंड है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। एबनॉर्मल हार्ट साउंड इज नोन एज मफल्ड हार्ट साउंड। जैसा कि हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकली देयर शुड बी S1 एंड S2, एक लूप एक डुब होता है, ठीक है। तो इस तरह जब हम स्टेथोस्कोप पे कार्डियक टेम्पोनाट पेशेंट की हार्ट साउंड सुनते हैं, दैट शुड बी एबनॉर्मल व्हिच इज नोन एज मफल्ड हार्ट साउंड। ये कितनी बातें हो गई, 3। पेशेंट ट्रोमा के साथ आए हैं, पेशेंट को पहले एमआई हुआ है, जो भी केस आ जाए, लेकिन बाद में अगर पेशेंट को ये 3 बातें आ जाए, हाइपोटेंशन, रेज जेबीपी एंड मफल्ड हार्ट साउंड, इन 3 बातों से पता चलेगा कि नाउ द पेशेंट डेवलप कार्डियक टेम्पोनाट। और इन 3 चीजों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, बेक्स्ट्राइएट कहते हैं। क्लियर है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, लेकिन इन तीनों को, ये 3 बातें तो बेक्स्ट्राइएट का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एडेड सिम्टम है, अब कार्डियक टेम्पोनाट है और वो फ्लूइड जो है वो बाहर से हार्ट पे एक प्रेशर लगा चुकी है, तो पेशेंट को चेस्ट पेन होगी कि नहीं, तो इसके साथ साथ चेस्ट पेन होगा, ठीक है, चेस्ट पेन। और चेस्ट पेन की वजह से अब पेशेंट एक्सेस में है, देयर विल बी एक्सेसिव स्वेटिंग, पेशेंट को क्या जाएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग व्हिच इज कॉल्ड डाइफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग। और अब जब फ्लूइड बाहर से हार्ट को कंप्रेस करे तो वो सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं करेगी, तो वो जो लंग्स है वो सही तरीके से ब्लड हार्ट को नहीं पहुंचाएगी, तो गैसियस एक्सचेंज होगी नहीं होगी, देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग व्हिच इज नोन एज डिस्पनिया। डिस्पनिया मीन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पनिया कहते हैं। ये जो आखिर वाले 3 सिम्टम है ये इसके साथ हो सकते हैं, लेकिन कार्डियक टेम्पोनाट की जो डायग्नोसिस है वो हम किस बेस पे करते हैं, बेक्स्ट्राइएट पे करते हैं, विच कंटेन हाउ मेनी थिंग, 3 थिंग्स। क्लियर है। अब इसमें देखें, आप लोगों को डायग्रामेटिकली बताओ कि इसमें होता क्या है। देखिए ये बहुत आसान कंडीशन है। अगर फॉर एग्जांपल इट्स द ह्यूमन हार्ट, ठीक है, विच इज अ 4 चैम्बर, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ऊपर है दैट इज द राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो चेस्ट कैविटी के अंदर हार्ट है वो एक कैविटी के अंदर इनक्लोज है इस तरह, जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी के 2 लेयर है, एक वो लेयर जो हार्ट के साथ बिल्कुल अटैच है, दिस इज कॉल्ड वेस्ट्रल लेयर, इसको क्या कहते हैं, वेस्ट्रल लेयर। और इस वेस्ट्रल लेयर के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, इट इज कॉल्ड पेराइटल लेयर, इसको क्या कहते हैं, पेराइटल लेयर। देखिए इसमें अगर हम डिस्कस करें, दिस इज कॉल्ड पेराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी, ये कौन सा लेयर है, पेराइटल लेयर। और अगर इसकी हम बात करें तो दिस विल बी वेस्ट्रल लेयर, ये कौन सा लेयर है, वेस्ट्रल लेयर है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वेस्ट्रल लेयर, वेस्ट्रल का मतलब इनसाइड वाला। अब पेराइटल लेयर और वेस्ट्रल लेयर के दरमियान एक कैविटी बनती है कि नहीं, दिस कैविटी इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, इसका नाम क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी। अब इस कैविटी के अंदर कुछ फ्लूइड नॉर्मल भी होते हैं, फिजियोलॉजिकली देयर इज सम फ्लूइड इन दिस कैविटी व्हिच इज मे बी अराउंड अबाउट 20 to 50 ml, ठीक है, एग्जैक्ट किसी बुक ने नहीं लिखा, लेकिन 20 से लेके 50 ml तक जो फ्लूइड है वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर नॉर्मल है। और इस फ्लूइड की वजह से हार्ट को लुब्रिकेशन मिलती है, क्या मिलती है, लुब्रिकेशन। और ये फ्लूइड हार्ट को बाहर से प्रोटेक्शन भी देती है। तो एक्चुअली इस फ्लूइड का नॉर्मल फंक्शन जरूर है, लेकिन दिस फ्लूइड शुड बी इन द लिमिट, ये 50 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कभी कभार कुछ कंडीशन में क्या होता है, तो यहाँ पे इस फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो कितने ml तक पहुंच जाती है, 300 या 400 ml, तो इसका मतलब कि नॉर्मल से कई गुना ज्यादा हो जाती है। अब प्लीज फोकस करें, जब ये फ्लूइड यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाए, तो यार जब हार्ट के इर्द गिर्द पानी आ जाए तो ये हार्ट को बाहर से कंप्रेस करेगी कि नहीं। तो ऐसा कंडीशन जिसमें पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक्सेस फ्लूइड आ जाए और वो हार्ट को बाहर से क्या करे, कंप्रेस करे, इस कंडीशन को हम कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं। अब देखिए हार्ट बाहर से कंप्रेस हो गया तो हार्ट स्क्वीज हो जाएगा कि डायलेट हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम है लेफ्ट वेंट्रिकल का कम हो जाएगा कि नहीं, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन सब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसका वॉल्यूम कम होगा तो उसको ब्लड भी कम आएगा कि नहीं, और जब ब्लड लेगा कम तो ब्लड निकालेगा भी कम, तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा कि कम। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी कम। तो फर्स्ट वन इज हाइपोटेंशन, इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, हाइपोटेंशन। तो कंप्रेशन ऑफ द फ्लूइड की वजह से डायमीटर ऑफ द वेंट्रिकल इज लेस,
which will take less blood and they will pump also the less blood. इस वजह से ओवरऑल बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, which is known as hypotension. अब इधर देखिए, यहाँ पे बताते चले शाबाश, यहाँ पे कौन सा वेन आ रहा है, सुपीरियर वीना केवा, और नीचे से इंफीरियर वीना केवा. ये तो हमने बार बार रिपीट किया है. आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. जो सुपीरियर वीना केवा है, इसको एक वेन ड्रेन होता है, विच इज इंटरनल जुगुलर वेन. याद है कि नहीं, इंटरनल जुगुलर वेन. अब जब हार्ट आगे ब्लड नहीं देगा, ब्लड कम निकालेगा, तो ज्यादातर ब्लड एट्रिया पे जाएगा कि नहीं, और जब एट्रिया ब्लड से फुल होगा तो आया वो सुपीरियर वीना केवा से ब्लड लेगा, नहीं लेगा. तो बैक प्रेशर की वजह से किस वेन पे प्रेशर लगेगा, इंटरनल जुगुलर वेन, जिसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगी, ज्यादा, देयर विल बी रेज जेवीपी. क्या होगी, रेज जेवीपी. अब हार्ट जो है कंप्रेशन में आ चुका है. तो जब हार्ट की चेम्बर्स कंप्रेस हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल. और जब वाल्व की क्लोजिंग एबनॉर्मल हो जाए तो हार्ट साउंड भी क्या होंगे, एबनॉर्मल, व्हिच इज कॉल्ड मफल हार्ट साउंड. क्लियर है. तो अगर आप लोग स्टार्ट करें कि फ्लूइड की कंप्रेशन से क्या चीज हो सकती है. नंबर 1, हाइपोटेंशन, रेज जेवीपी एंड मफल हार्ट साउंड. These three things in a single patient is known as a Baxter 8, which is a diagnostic of which condition, cardiac tamponade. Clear है. So that is very easy to remember. अब लेके what is the investigation. इसके investigation क्या है. तो इसकी अगर हम investigation बताएं या diagnosis बताएं, तो investigation के अंदर नंबर 1 हम सबसे पहले मेजर करते हैं बीपी. क्या मेजर करते हैं, मेजर ब्लड प्रेशर. और जब हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, दैट शुड बी लो. वो क्या आना चाहिए, लो, क्योंकि द पेशेंट हैज हाइपोटेंशन. क्या होता है, हाइपोटेंशन. नंबर 2, हम चेक करते हैं जुगुलर वीनस प्रेशर, जेवीपी, एंड दैट शुड बी रेज. वो क्या होगी, रेज्ड होगी. ऑस्कल्टेशन करेंगे कि नहीं, और जब हम पेशेंट की ऑस्कल्टेशन करेंगे, देयर विल बी एबनॉर्मल हार्ट साउंड. उस पर क्या आएगी, एबनॉर्मल हार्ट साउंड. फिर इसके बाद चेस्ट एक्सरे करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चेस्ट एक्सरे करते हैं. ठीक है. चेस्ट एक्सरे के अंदर इम्पोर्टेंट चीज याद रखें कि ये हमें बताएगी एक्सिस फ्लूइड अराउंड द हार्ट. एक्सिस फ्लूइड अराउंड द हार्ट, कि हार्ट के इर्द गिर्द एक्सिस क्या आ चुकी है, हाँ जी, फ्लूइड आ चुकी है, एंड दैट कंप्रेस द हार्ट व्हिच लीड टू कार्डियक tamponade. क्लियर है. तो एक्सिस फ्लूइड अराउंड द हार्ट, दैट विल गिव अस बाय व्हिच इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे. और ऑस्कल्टेशन एबनॉर्मल हार्ट साउंड बताएगी. और जब हम बीपी मेजर करेंगे वो लो होगी और जेवीपी रेज होगी. ठीक है. सो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन. इसके बाद देखिए ट्रीटमेंट. इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो आप लोगों के ख्याल में ट्रीटमेंट में हमने करना क्या है. जब अब देखें, एक्चुअली हार्ट के इर्द गिर्द अब एक्सिस फ्लूइड है. इसका हल एक ये है कि हम उस फ्लूइड को बाहर निकालें. ठीक है. अब कोई देखे ऐसा मेडिसिन नहीं है, देखे ठीक है डायूरेटिक हम दे सकते हैं, लेकिन वो उतना एक्यूरेटली पेरिकार्डियल कैविटी में जा नहीं सकते कि वो ज्यादा क्या निकाले, फ्लूइड निकाले. और हम इस कंडीशन में डिले कर नहीं सकते. दिस इज इमरजेंसी. ये क्या है, इमरजेंसी है. अगर ये बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाए तो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन क्या हो जाएगी, कम, जिसकी वजह से बंदा स्ट्रोक या हाइपोक्सिया या अनकॉन्शियस हो सकता है, कोमा में जा सकता है. इसलिए कार्डियक टेम्पोनाड में हम डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते. दैट इज इमरजेंसी. तो हम क्विकली क्या करते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू द स्टर्नम, यहाँ पे नीडल इंसर्ट करते हैं और किस कैविटी में जाते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, और वहां से एक्सिस फ्लूइड को बाहर क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं. इस प्रोसीजर को हम कहते हैं पेरिकार्डियोसिंथेसिस. तो क्या कहते हैं, पेरिकार्डियोसिंथेसिस. यहाँ पे लेके पेरिकार्डियोसिंथेसिस, ये नाम सुना है कि नहीं, पेरिकार्डियोसिंथेसिस. तो पेरिकार्डियोसिंथेसिस इज अ प्रोसीजर in which the needle is inserted in the chest to take excess fluid out of pericardial cavity. तो pericardial cavity से ट्यूब के जरिए, नीडल के जरिए excess fluid को बाहर निकालना, that is called of pericardiosynthesis. ठीक है. अगर एक पेशेंट है उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड है, तो हम नीडल को यहाँ पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर द स्टर्नम लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करके जब फ्लूइड बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे हम एक ट्यूब रखेंगे और इसके साथ बैग अटैच करेंगे. क्योंकि इस बंदे को अगर रिकरेंट मसला है तो मतलब फिर तो हम बार बार नीडल इंसर्ट नहीं कर सकते, तो वो ट्यूब के साथ बैग लगाते हैं ताकि जो फ्लूइड आएंगे वो उस बैग में ऑटोमेटिकली कलेक्ट होते रहेंगे. क्लियर है. और फिर हम कास्ट को डील करेंगे कि इसका वजह क्या है, और कास्ट की बेस पे उसको हम आगे डिस्कस करते हैं. लेकिन एक्यूरेट या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसका पेरिकार्डियोसिंथेसिस है. लेकिन दिस शुड बी डन बाय एक्सपीरियंस डॉक्टर.
क्योंकि अगर कोई अनएक्सपीरियंस बंदा है और वो यहाँ से नीडल इंसर्ट करेगा तो वो नियर बाई स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है कि नहीं, वो चेम्बर्स को हिट कर सकता है, वो लंग्स को हिट कर सकता है, और अगर वो लंग्स को नीडल के जरिए हिट करें तो फिर एयर एस्केपिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ नीमोथोरेक्स। वो क्या करा सकता है, नीमोथोरेक्स करा सकता है। तो कहने का मतलब दिस शुड बी डन बाय एक्सपीरियंस डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आखिर में दो बातें बताने लगा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेंटेंस हम यूज करेंगे जिसका नाम है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये नाम सुना है कि नहीं, पेरिकार्डियल। ये सिर्फ आप लोगों को बताने लगा हूँ ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो। पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनाट, इसमें डिफरेंस कौन बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड कार्डियक टेम्पोनाट? इसमें क्या फर्क है? आवाज ओके। एक वो कंडीशन है जिसमें हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड की मिकदार कम होगा और एक में ज्यादा होगा। ओके, आई कैन कंसिडर दिस आंसर। नेक्स्ट, ये दोनों वर्ड तो अभी एक तो हमने डिस्कस किया है ना, पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी बहुत कॉमन वर्ड है। एक्सीलेंट, ठीक है, क्लैपिंग फॉर हिम यार, ठीक है ना, वेरी गुड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ग्रेट आंसर। ठीक है, अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाए लेकिन कम हो जाए, इतना ना हो जाए कि वो हार्ट को कंप्रेस करे, उस कंडीशन को हम पेरिकार्डियल डिफ्यूजन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड द हार्ट ग्रेजुअली, स्लोली, बहुत स्लोली, इसको पेरिकार्डियल डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अगर रैपिड अकोमुलेशन हो जाए और वो वॉल्यूम इतना बढ़ जाए कि वो हार्ट को क्या करे, कंप्रेस करे, तो उसको हम कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं। एक्सीलेंट। तो जिन लोगों को पेरिकार्डियल डिफ्यूजन होता है, अगर वो हम ट्रीट ना करें तो उसको फ्यूचर में क्या हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनाट हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज आंसर। इसके बाद ये क्लियर हो गया कि नहीं? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अब सारे माशाल्लाह डॉक्टर बनते जा रहे हो, हाँ ठीक है ना। इसके बाद देखें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। व्हाट इज मेंट बाय इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, देखिए इसके नाम से पता चलता है कि ये वो कंडीशन है जिसमें इन्फेक्शन की वजह से इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है। इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट इज एंडोकार्डियम और इसकी इन्फ्लेमेशन को क्या कहेंगे, एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इसमें लिखे कंडीशन which leads to inflammation of inner lining of heart, and everybody knows inner lining of the heart is endocardium, clear है, which also या which damage वॉल। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर न कि सिर्फ इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन ये मसला आगे जाकर हार्ट के अंदर किसको भी डैमेज करता है, वॉल को डैमेज करता है। क्योंकि अगर हम हार्ट के अंदर जाएंगे वॉल की तरफ, तो वॉल को कौन सा लेयर सामने होगा, इनर लेयर, क्योंकि आउटर, मिडल और इनर वॉल तो हार्ट के अंदर है। तो जो अंदर वाली वॉल है, अंदर वाली स्ट्रक्चर है, उसके साथ कौन सा वाला लेयर होगा, इनर लेयर होगा। तो जब एंडोकार्डियम को डैमेज होगी, वो साथ में जाकर किसको भी डैमेज करेगी, वॉल को भी डैमेज करेगी। अब यहाँ पे लेके कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉल्वुलर डैमेज, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो वॉल्वुलर डैमेज है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो याद रखना है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट के अंदर the most common valve to be affected is mitral valve। कौन सा वाल्व होता है, mitral valve, जिसको हम पहले bicuspid valve भी कहते थे। ठीक है, mitral valve के बाद अगर इफेक्ट हो सकती है that is aortic valve। फिर कौन सा है, aortic valve, और aortic valve के बाद the next is tricuspid valve। अब कौन सा रह गया, pulmonary। pulmonary valve is least likely affected in infective endocarditis।
तरह के क्वेश्चन आते हैं। द मोस्ट कॉमन वाल विच इज अफेक्टेड इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दैट इज कॉल्ड माइट्रल वाल, और सबसे जो लीस्ट कॉमन है वो पल्मोनरी वाल होता है, ठीक है, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल के बाद जो लीस्ट कॉमन होगा तो वो क्या है, दैट इज पल्मोनिक वाल या पल्मोनरी वाल, ठीक है, पल्मोनरी या पल्मोनिक वाल। तो ये फ्रीक्वेंसी याद रखना है, ठीक है। तो माइट्रल वाल और एयोटिक वाल ये हार्ट के लेफ्ट साइड पे होते हैं और ये दोनों कहाँ पे होते हैं, राइट साइड पे। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड के जो वाल है दे आर मोस्ट लाइकली अफेक्टेड देन दी राइट साइड का वाल, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कंडीशन में। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू चेन बनाते हैं। एमसीक्यू चेन क्या है, नंबर 1 देखिए, मोस्ट कॉमन cause of IE infective endocarditis, ठीक है, आफ्टर स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी की रिसेंटली एग्जाम्स में यूनिवर्सिटी के अंदर सीवीएस में एग्जाम हुआ है तो आप लोग प्लीज जाकर देखें, इनमें से क्वेश्चन जरूर होता है, ठीक है, ये हर जगह पे पूछा जाता है। एग्जाम में इस तरह आएगा कि एक पेशेंट है उसको हाथ पे पिंपल हुआ था, क्या हुआ था, पिंपल, या इसके हाथ पे एक पस कंटेनिंग इन्फेक्शन हुआ था, या हाथ के ऊपर कार्बंकल्स बना था, क्या बना था, कार्बंकल का मतलब एक दाने के अंदर मैसिव पस का बनना, ठीक है, हम डर्मेटोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब कि उसमें हिस्ट्री किसकी होगी, स्किन इन्फेक्शन। उस स्किन इन्फेक्शन के बाद अगर इसको क्या हो जाए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो उसका जो लीडिंग काज होता है दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। विच बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये नाम सुना है कि नहीं, स्टेफ ओरियस भी लोग उसको कहते हैं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज आल्सो नोन एज स्टेफ ओरियस, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर स्किन में इन्फेक्शन हो जाए और उस इन्फेक्शन को हम टाइमली ट्रीट ना करें और वो इन्फेक्शन जो है ना मजीद क्या हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए, तो वहां से जो इन्फेक्शन की ऑर्गेनिज्म है वो स्किन के जरिए ब्लड में जा सकती है, कहाँ पे, ब्लड, और फिर ब्लड के जरिए कहाँ पे जा सकता है, हार्ट के अंदर, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करा सकता है। तो स्किन के इन्फेक्शन में वो कौन सी बैक्टीरिया है कि हार्ट में ज्यादा जा सकती है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आफ्टर कोलोन कैंसर। किस कैंसर के अंदर, कोलोन कैंसर। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है लेकिन उस पेशेंट को पहले से क्या होता है, कोलोन कैंसर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसी है अगर वो ब्लड में आ जाए तो वो जाकर किसको अफेक्ट कर सकती है, हार्ट को। उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। इसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। ये नाम याद रखने हैं बैक्टीरिया से। These all are different bacteria, that is Streptococcus bovis। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट क्वेश्चन में आपको डिफरेंट सिनेरियो देते हैं और उस सिनेरियो की बेस पे आप लोगों ने काज बताना है, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन के बाद काज क्या है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। कोलोन कैंसर के बाद काज क्या है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। मेडिकल में कोलोन का मतलब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन को हम बाउल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बावल। तो बावल के बाद बोविस, बी फॉर बावल, बी फॉर बोविस, इस तरह याद रखें। नेक्स्ट देखें, थर्ड नंबर, मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, आफ्टर डेंटल प्रोसीजर। किसके बाद, डेंटल प्रोसीजर। बहुत सारे पेशेंट आते हैं उसकी अगर डेंटल प्रोसीजर करनी है, जो बीडीएस डॉक्टर्स होते हैं, अगर दांत का कोई मसला है दांत और हमने डॉक्टर के पास जाना है तो हमें जरूर बताएगा कि आप आने से 1 या 2 दिन पहले एमोक्सिल खाए। क्या खाए, एमोक्सिल, क्योंकि इस माउथ के अंदर नॉर्मल फ्लोरा है, अगर उसमें वो कुछ काम करेगा तो वहां से नॉर्मल फ्लोरा मिसप्लेस हो सकता है। तो नॉर्मल फ्लोरा तो माउथ के लिए है, अगर यहाँ की बैक्टीरिया कहीं और चला जाए तो फिर नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है। एज फार एज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ दे आर कंसिडर्ड नॉर्मल, लेकिन अगर वो यहाँ से मिसप्लेस होकर अदर जगहों पे जाए तो उसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल कहेंगे। तो जो बीडीएस के डॉक्टर होते हैं डेंटल वाले, वो कहते हैं जब भी आप लोगों ने टीथ निकालना हो या रूट कैनालिंग करनी हो या रूट फिलिंग करनी हो, उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, या एमोक्सिल खाने हैं, ऑगमेंटिन खाने हैं 2 दिन पहले, और एक साथ फ्लेजेल लेना है। क्या लेना है, फ्लेजेल। इसका वजह यह है कि अगर कल को वो काम करे और उससे कुछ बैक्टीरिया मिसप्लेस हो भी जाए तो पहले से एंटीबायोटिक इसका रास्ता रोक सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है
कुछ लोग डेंटल प्रोसीजर के बाद कोई नहीं लेते। अगर डेंटल प्रोसीजर की जाए और गलती से यहाँ से बैक्टीरिया लीक कर जाए और वो कहाँ पे पहुंच जाए, हार्ट में, और वो क्या कराए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उस केस में जो सबसे कॉमन काज होता है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। तो क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन इज अ बैक्टीरिया which can cause infective endocarditis especially after which procedure, dental procedure। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, another most common cause of infective endocarditis in अब यहाँ पे दो इस तरह एक आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। नंबर वन, नेटिव वाल, इसके अंदर नेटिव वाल। नेक्स्ट देखें, डैमेज वाल, डैमेज वाल, और एक लिखे प्रोस्थेटिक वाल, प्रोस्थेटिक वाल। ठीक है जी, ये तीन बातें। अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट को हो जाए, लेकिन किस वाल के अंदर, नेटिव वाल। नेटिव का मतलब कि उस बंदे की जो हार्ट वाल है वो नेचुरल है, मतलब जिस तरह के हम लोग हैं तो हमारी माशाल्लाह हार्ट वाल ठीक है ना, तो मतलब जो नेचुरली वाल है, नेचुरल बिल्कुल हेल्दी वाल, इसको हम क्या कहते हैं, नेटिव वाल। अगर हार्ट में पहले से कोई मसला नहीं था, लेकिन अब हार्ट के अंदर क्या हुआ है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, लेकिन उन लोगों में जिसका वाल पहले से हेल्दी है कि अनहेल्दी, हेल्दी है, तो ऐसे कंडीशन में जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कराती है वो भी स्टेफाइलोकोकस ओरियस होती है। क्या होती है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। तो अगर एक पेशेंट है, उसकी हार्ट के अंदर वाल्व हेल्दी है और उसके ऊपर अगर इन्फेक्शन के चांसेस हो सकती है, तो वो किस बैक्टीरिया की होगी, स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया की। लेकिन अगर एक पेशेंट है, उसकी वाल्व पहले से क्या है, डैमेज है। डैमेज का मतलब या तो वाल्व के अंदर नेरोविंग है, स्टीनोसिस है, या वाल्व ओपन सही नहीं हो रहा, या वाल्व क्लोज नहीं हो रहा, तो पहले से वाल्व में मसला है कि नहीं, जिसको कहते हैं डैमेज वाल्व। उसके अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का जो कॉमन काज है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन। अगेन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन। तो देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन या तो डेंटल प्रोसीजर के बाद इन्फेक्शन कराती है, या उन वाल्व के ऊपर ज्यादा इन्फेक्शन कराती है जो पहले से क्या होता है, डैमेज होता है। क्लियर है। एक होता है प्रोस्थेटिक वाल्व। व्हाट इज प्रोस्थेटिक वाल्व, वो ऐसे पेशेंट जिसने वाल्व रिप्लेस किए हो। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, उसकी हार्ट वाल्व डैमेज थी, डॉक्टर ने कहा कि आपने इसको रिप्लेस करना है। आर्टिफिशियल वाल्व लोग लगाते कि नहीं, आर्टिफिशियल वाल्व इन द हार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक वाल्व। अगर प्रोस्थेटिक वाल्व के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस इपिडर्माइडस। उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस इपिडर्माइडस। These are the different bacteria which can cause infective endocarditis in different conditions. Clear है? So please everybody should know these lists which is commonly asked in the exam question. आप लोगों ने ये लिस्ट जरूर याद रखनी है, बहुत कॉमनली क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये समझ गए कि नहीं, ये इसके डिफरेंट काज हैं। इसके बाद लिखे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बुक के अंदर ये डिवाइड किया है दो कंडीशन में। तो लिखे टाइप, जिससे अगर हम टाइप की बात करें तो इसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ पे लिखे टाइप ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एक को हम कहते हैं एक्यूट आईई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और इस तरह टेबल ड्रा करें, इसके साथ देखिए सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये दो टाइप्स हैं, acute infective endocarditis and subacute infective endocarditis। एक्चुअली अगर infective endocarditis उस पेशेंट के अंदर हो जाए जिसका पहले से वाल बिल्कुल ठीक हो, नेचुरल वाल, तो उसको हम क्या कहेंगे, acute infective endocarditis। यहाँ पे लिखे infective endocarditis which is occur in नेटिव वाल्व। नेटिव वाल्व का मतलब हेल्दी वाल्व। ठीक है, अगर पहले से वाल्व हेल्दी है, नेचुरल है, और उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और इसमें लिखे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस which is occur in डैमेज वाल्व। जो वाल्व पहले से डैमेज हो और उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो वो कौन सा कहलाएगा, सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहलाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए जो बैक्टीरिया चाहिए एक्यूट के लिए,
यहाँ पे जो वाल्व है वो नेचुरल है, उस वाल्व को डैमेज करने के लिए हाई वरुलेंस बैक्टीरिया चाहिए कि लो वरुलेंस। हाई वरुलेंस का मतलब हाईली पैथोजेनिक, जिसके पास टॉक्सिन क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि नेचुरल वाल्व को डैमेज करना आसान काम हो नहीं है। तो यहाँ पे लिखे इट इज काज्ड बाय हाई वरुलेंस बैक्टीरिया, यहाँ पे लिखे इट इज काज्ड बाय, हाँ जी, व्हाट, वरुलेंस हाई वरुलेंस बैक्टीरिया, मतलब दोज बैक्टीरिया which has the ability to release more toxins, they are called high virulence। जो बैक्टीरिया ज्यादा टॉक्सिक होती है उसको क्या कहते हैं, हाई वरुलेंस। और अगर एक वाल्व पहले से डैमेज हो तो उसको मजीद डैमेज करना आसान काम है कि मुश्किल है, आसान है, तो उसके लिए लो वरुलेंस बैक्टीरिया चाहिए। तो यहाँ पे लिखे इट इज मेनली काज्ड बाय लो वरुलेंस बैक्टीरिया, ये लो वरुलेंस बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। तो दिस हाई वरुलेंस बैक्टीरिया, दिस लो वरुलेंस बैक्टीरिया। अब वो हाई वरुलेंस बैक्टीरिया है कौन सी, आंसर है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इट हैज वेरी हाई वरुलेंस, देयरफॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस विल कॉज दोज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन व्हिच वाल्व, नेटिव वाल्व। तो नेटिव वाल्व के अंदर क्या था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। लेकिन अगर नेटिव वाल्व या जो हेल्दी वाल्व है उसको अगर ये बैक्टीरिया डैमेज करे तो सिर्फ उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और इसमें अगर हम लेके तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, वो क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें या अकोरेंस की बात करें, इट इज, हाँ जी, 30 to 35% इन पॉपुलेशन, मतलब 30 से 35% पॉपुलेशन के अंदर कौन सा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, एक्यूट। और अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाए कि 60 to 70% ये कौन सा होता है, दैट इज सब एक्यूट। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होती है तो अगर उसकी हम हिस्ट्री देखते हैं तो पहले से उसकी वाल्व क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाल्व को डैमेज करना बहुत मुश्किल काम है। एज फार एज वाल्व इज नॉर्मल, इम्यूनिटी इज स्ट्रांग, उसके ऊपर बैक्टीरिया ज्यादा काम नहीं कर सकती। इसका एक वजह यह भी है कि अगर हार्ट नॉर्मल है, हार्ट के अंदर ब्लड स्टे करेगी कि हार्ट ने ब्लड को पंप करना है, तो जहाँ पे ब्लड ज्यादा देर तक नहीं रुक सकेगी तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन अगर हार्ट पहले से हेल्दी नहीं है, वो डैमेज है, तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा, इसलिए डैमेज वाल्व की चांसेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कितना परसेंट होता है, 70। लेकिन नॉर्मल वाल्व को डैमेज करना मुश्किल काम है तो उसमें चांसेस कम होंगे, तो वो सिर्फ कितना होता है, 35% होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए ओवरऑल द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन पाकिस्तान, आंसर विल बी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, क्योंकि ये डैमेज वाल्व को अफेक्ट करेगी और वो कितना परसेंट है, 70% होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आंसर विल बी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट इसमें अनदर पॉइंट वी विल डिस्कस कि इसकी जो सिम्टम है, सिम्टम डिवेलप रैपिडली। जो नेटिव वाल्व है, मतलब इसमें जो सिम्टम है वो पेशेंट पे जल्दी आते हैं, मतलब आज डैमेज हो गया तो विद इन 3 to 4 days द पेशेंट डिवेलप सिम्टम्स, हाई ग्रेड फीवर, कार्डियक मर्मर, चेस्ट पेन, ये सिम्टम जो होते हैं इन पेशेंट के अंदर जल्दी आते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये हाई वरुलेंस है कि लो, ये लो वरुलेंस है, तो अगर वाल्व को डैमेज करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता करेगा, क्योंकि इसके ऊपर टॉक्सिन क्या होते हैं, कम, तो इसके सिम्टम को आने में टाइम लगेगा कि नहीं। यहाँ पे लेके सिम्टम डिवेलप ग्रेजुअली, इसमें जो सिम्टम है वो क्या डिवेलप होते हैं, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, मतलब स्लोली, तो दैट इज कॉल्ड द सिम्टम डिवेलप ग्रेजुअली। इसका मतलब ये है कि दीज आर दी मेन डिफरेंसेस। और इसमें जो दोनों के अंदर फीवर है, क्योंकि दोनों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन फीवर इंटेंसिटी दोनों में क्या है, डिफरेंट है। एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर होता है, क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर, और इसमें लो ग्रेड फीवर होता है। वैसे नॉर्मल 98 टेम्परेचर होता है, इसमें अगर 102 है तो इसमें 100 या 101 होता है, बिकॉज ऑफ हाई वरुलेंस बैक्टीरिया एंड ऑफ लो वरुलेंस बैक्टीरिया। इसके नीचे लिखे हाई ग्रेड फीवर और इसके नीचे लिखे लो ग्रेड फीवर, ठीक है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक्यूट में हाई ग्रेड फीवर और यहाँ पे क्या है, लो ग्रेड फीवर है। अब इसके बाद लिखे क्लिनिकल फीचर ओवरऑल, चाहे कोई भी काज हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, लेकिन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की जो फीचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो लेके व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लिनिकल फीचर के अंदर सबसे पहले तो लेके फीवर, पेशेंट विल डेवलप फीवर, ठीक है, फॉर फ्यू डेज, 3 दिन 4 दिन 5 दिन से बंदे को बुखार होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बुखार है ये आम पेनाडाल से रिजॉल्व नहीं होती, ठीक है। और फीवर की जो स्पाइक है, इंटेंसिटी है, वो वरुलेंसी ऑफ द बैक्टीरिया पर डिपेंड करती है। अगर एक्यूट है तो हाई ग्रेड फीवर होगी, अगर सब एक्यूट है तो लो ग्रेड फीवर होगी, ठीक है। लेकिन फीवर शुड बी देयर। नेक्स्ट इसके बाद लिखे these patient develop another very important point, these patient develop osler node, इन लोगों में क्या मिलते हैं, osler node, anyone what is osler node? osler node छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह छोटे छोटे पिंपल दाने बन जाते हैं, लेकिन ये टिप ऑफ द फिंगर को अफेक्ट करती है। मतलब osler जो नोड होती है, ये अगर हम बंदे को कहे कि हाथ दिखाए तो उसकी जो फिंगर टिप्स है इसके ऊपर हमें मिलती है, कहाँ पे, फिंगर टिप्स पे। ओस्लर नोड के बारे में 2-3 बातें याद रखें। इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो कॉमन लोकेशन है वो क्या है, पल्प ऑफ फिंगर, कहाँ पे, पल्प ऑफ फिंगर, पल्प मीन टिप, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है फिंगर का इसको क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। नंबर 2, ये जो ओस्लर नोड्स होते हैं, ये जो दाने बनते हैं ये पी साइज के होते हैं, क्या साइज होते हैं, पी इन साइज, मतलब जो मटर का दाना होता है इसके बराबर होते हैं साइज में, पी साइज, पल्प ऑफ द फिंगर एंड पिंक इन कलर, ये किस कलर में होते हैं, पिंक, तो पिंक इन कलर। और इसको जब हम टच करते हैं, डॉक्टर उसको हाथ लगाते हैं, द पेशेंट एक्सपीरियंस पेन, इट इज पेनफुल इन नेचर, ये क्या होते हैं, पेनफुल इन नेचर। ये 4 बातें जिसने सीख ली उसका ओस्लर नोड की वाइवा कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड 4 पीस। ये 4 पीस जो है हर एक पे पी आता है कि नहीं, इसका मतलब ऐसे दाने जो टिप ऑफ द फिंगर पे बन जाए, पी साइज के हो, पिंक इन कलर हो और टच करने पे पेन करे, तो इन 4 चीजों को कंबाइंडली क्या कहते हैं, ओस्लर नोड कहा जाता है। क्लियर है। इसलिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट में हम हाथ की एग्जामिनेशन जरूर करते हैं टू लुक फॉर विच नोड, आंसर इज ओस्लर नोड। फिर लेके जेनवे लीजन, इन लोगों में क्या होता है, जेनवे लीजन, ये भी इंपोर्टेंट है, इन लोगों में जेनवे लीजन होती है। अब व्हाट इज जेनवे लीजन, दीज आर द डार्क स्पॉट, इस तरह डार्क कलर के स्पॉट्स बनते हैं पाम ऑफ द हैंड पे, कहाँ पे, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट पे। एक्चुअली जो हथेली है इस पे इस तरह डार्क कलर के सर्कल बन जाते हैं, लेकिन जेनवे लीजन की खासियत ये है जब इसको हम टच करते हैं इट इज पेनलेस, ये क्या होती है, पेनलेस होती है। यहाँ पे लिखे डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट अफेक्ट, हाँ जी, कहाँ पे, पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ द फीट, मतलब सोल ऑफ फीट एंड पाम ऑफ द हैंड, इसको हम कहते हैं जेनवे लीजन। लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब इसको हम टच करते हैं तो उसमें पेन हो नहीं होती, दैट इज पेनलेस, ये क्या होती है, तो ओस्लर नोड इज ऑलवेज पेनफुल। लेकिन जो जेनवे लीजन है ये हमेशा क्या होती है, वेरी गुड, दैट इज पेनलेस। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट का इशू है, उसमें चेस्ट पेन होगी कि नहीं, द पेशेंट विल डेवलप चेस्ट टाइटनेस एंड चेस्ट पेन। और जब अंदर से वाल्व डैमेज है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एंडोकार्डियम के साथ साथ वाल्व डैमेज होगा कि नहीं, एंड इफ वाल्व इज डैमेज कैन इट विल ओपन और क्लोज, नो, so there will be abnormal heart sound which is called cardiac murmur, इसका कहते हैं cardiac murmur। यहाँ पे लेके न्यू कार्डियक मर्मर, तो एग्जाम में याद रखे कि कार्डियक मर्मर इसमें इसलिए है कि मोस्ट लाइकली माइट्रल वाल्व इज अफेक्टेड, इसमें क्या अफेक्ट होता है, माइट्रल वाल्व अफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखे, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट के अंदर इनीमिया होता है, क्या होता है, इनीमिया। इनीमिया की वजह यह है इन दीज पेशेंट देयर इज हीमोलाइसिस, क्या होता है, हीमोलाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, and RBC breakdown leading to decreased HB which is known as anemia, इसको क्या कहते हैं, anemia कहते हैं। नेक्स्ट लिखे another important sign in these patients, sphincter hemorrhages, इसके अंदर क्या होता है, sphincter hemorrhages, ये नाम सुना है कि नहीं, what is sphincter hemorrhage, these are the bleeding spots which present in the nail bed, मतलब नाखून के नीचे अगर हम देखें तो हमें इस तरह ब्लड के कतरे स्पॉट्स मिलते हैं, इसको कहते हैं स्प्लिंटर हीमोरेजिस या नेल बेड ब्लीडिंग, इसको क्या कहते हैं, नेल बेड। कभी कभार गलती से दरवाजे में ये हाथ आ जाती है, तो जब हम फिर उस एरिया को देखते हैं तो यहाँ पे ये ब्लैक हो जाता है कि नहीं, इसका मतलब यह है कि वो इतना जोर से लगी है
कि यहाँ के नेल के नीचे जो बेड है जिसपे ये नेल पड़ी है उसके जो छोटे छोटे वेसल है अब उसमें क्या हुआ है, ब्लीडिंग हुई है। और वो ब्लड कुछ दिनों के बाद जब वहाँ की वेसल रीजनरेट कर जाती है तो वो एरिया क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब मैं ये कहानी आप लोगों से बाद में पूछूंगा, लेकिन स्मॉल ब्लीडिंग स्पॉट ओवर द नेल दैट इज नोन एज स्प्लिंटर हेमोरेज या इसको नेल बेड ब्लीडिंग भी कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद द 8 नंबर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन लोगों में स्प्लीनोमेगेली क्या होती है, स्प्लीनोमेगेली। दिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्प्लीन। Spleen is the largest immunological organ of the body present in the left upper quadrant। ये कहाँ पे होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। उसकी साइज अगर नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना। अब आप लोगों से क्वेश्चन मेरा ये है कि फीवर तो चलो इंसान की जहन में आता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्या होगी, फीवर होगी। चेस्ट पेन इसलिए है कि चेस्ट प्रेजेंट मतलब हार्ट का मसला है तो चेस्ट पेन ही होगा। फिर इसमें वाल्व का मसला है तो कार्डियक क्या है, मरमर है। अब ये ओस्लर नोड, जेनवे लीजन और ये तीनों बातें, इसका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से क्या रिलेशन है, ये पॉइंट है। देखिए वेरी गुड। एक तो स्प्लीनोमेगेली इसलिए है कि एनीमिया है और एनीमिया के अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है और वो कहाँ से होती है, स्प्लीन में। तो स्प्लीन में जितना डिस्ट्रक्शन प्रोडक्शन होगी तो अपना साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बात, और कोई भी कमेंट कर सकता है, गलत करें लेकिन ट्राई जरूर करें। यार ये लोग पूछ सकते हैं कि ओस्लर नोड, जेनवे लीजन, स्प्लिंटर हेमोरेजिस, ये सारी की सारी चीजें जब हम एनालिस्ट एग्जाम में जाते हैं तो इस तरह कोई पेशेंट बैठाया होता है और हमें सर कहते हैं कि जाकर इस पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर एग्जाम करें। क्या करें, कार्डियोवास्कुलर सीवीएस एग्जाम करें। तो हम इस बंदे को कहते हैं कि अपने हाथ दिखाए। तो वहां पे आपको एग्जामिनर पूछे कि आप हार्ट को एग्जामिन कर रहे हो, तुम हाथ देख रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपने बताने कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द हार्ट व्हिच अफेक्ट द हैंड लाइक ओस्लर नोड, जेनवे लीजन, स्प्लिंटर हेमोरेजिस। अब ये बातें फिंगर्स में है लेकिन मसला कहाँ से है, हार्ट से है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से। तो अब ये वजह क्या हो सकता है, इसका वजह ये है कि जब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट को होता है तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करा चुकी है तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम क्या बनाती है, एंटीबॉडी। लेकिन वो एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया के खिलाफ तो जाती है लेकिन मिस्टेकनली जाकर नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज करती है। तो ये जो हीमोलाइसिस, स्प्लिंटर हेमोरेजिस, ओस्लर नोड एंड जेनवे लीजन, ये जितने भी फीचर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इट इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट। ये किस वजह से होता है, ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट। ये अपना इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली इन एरियाज को डैमेज करने लग जाता है। क्लियर है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का इन एरिया पे डायरेक्ट कोई एसोसिएशन नहीं है, बट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर इन सिम्टम का आना इट इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब लिखे इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट। तो इन पेशेंट हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, व्हाट आर दी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें लेके ब्लड कल्चर, हम क्या करेंगे, ब्लड कल्चर। द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वी विल डू दैट इज नोन एज ब्लड कल्चर। एक्चुअली ब्लड कल्चर इसलिए करते हैं टू नो द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कि कौन सी टाइप की बैक्टीरिया है। यार अभी हमने एक बैक्टीरिया की जिक्र की कि ज्यादा बैक्टीरिया, और हर बैक्टीरिया के लिए अपनी एंटीबायोटिक है। अगर बैक्टीरिया अलग है और आप एंटीबायोटिक कुछ और दे रहे तो वो काम करेगी, नहीं करेगी। जब तक हम कल्चर ना करें तब तक हम एंटीबायोटिक डिसाइड नहीं कर सकते। जहां पहले गए टू नो द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टू नो द टाइप ऑफ बैक्टीरिया या टू नो द टाइप ऑफ पैथोजन। पैथोजन की टाइप को मालूम करने के लिए हम ब्लड क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। क्लियर है। एक पॉइंट तो उसमें ये है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने याद रखना है, ब्लड कल्चर के साथ साथ हम ईको करते हैं। क्या करते हैं, ईको कार्डियोग्राफ। ठीक है, ईको कार्डियोग्राम करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर याद रखें कि जब हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर क्या करें, ईको करें, तो एग्जामिनर कहेगा कि ईको के ऊपर आपको क्या मिलेगा। उसका एक नाम है दैट इज कॉल्ड वेजिटेशन। तुम क्या कहते हैं, वेजिटेशन। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर कि व्हाट इज द फाइंडिंग ऑन द ईको इन अ पेशेंट विद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आंसर इज वेजिटेशन। अब वेजिटेशन क्या है, इसमें लेके अ ग्रुप ऑफ lymphocyte
फेब्रिन, a group of lymphocytes, febrile macrophages and bacteria that is known as a what vegetation. अब देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम डायग्रामेटिकली देखें दिस इज द हार्ट. अब देखिए हार्ट का जो ये वाला एरिया है दिस विच वाल, माइट्रल वाल. ये कौन सा वाल है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान माइट्रल वाल है कि नहीं. अब हार्ट की जो इनर लाइनिंग है ये कौन सा है? एंडो. और ये एंडोकार्डियम वाल के ऊपर भी इस तरह चुका है और इस तरह नीचे किया, ऐसा है कि नहीं. अगर एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो वाल को अफेक्ट करेगी कि नहीं. अब इस एंडोकार्डाइटिस को करने के लिए बैक्टीरिया का आना जरूरी है कि नहीं. बैक्टीरिया विल कम इन द हार्ट, विल अफेक्ट द एंडोकार्डियम ओवर द वाल. फिर इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी क्या भेजेगी? लिम्फोसाइट एंड ऑफ मैक्रोफेजेस. तो अगर बैक्टीरिया स्ट्रांग है और लिम्फोसाइट कम है तो इसके इर्द गिर्द घेराव करेगी क्या नहीं. फिर लिम्फोसाइट अगर कम पड़ गए तो मजीद क्या चीज आएगी? मैक्रोफेजेस. और साथ में क्या चीज आएगी? फेब्रिन आएगी. तो यहाँ पे इस तरह एक मास बनेगा क्या नहीं. अब मास इन द हार्ट मतलब हार्ट के अंदर जो मास बनता है जो कितने चीजों की कॉम्बिनेशन होती है? 4 चीजों की. इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? वेजिटेशन. और वेजिटेशन इन द हार्ट is a diagnostic of infective endocarditis. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोग्नोसिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट में चांसेस ऑफ सर्वाइवल कितनी है, इस पेशेंट में रहने की चांसेस कितनी है, कितना कुछ परसेंट चांस है कि ये बंदा रहे, कितना कुछ परसेंट चांस है कि ये बंदा ना रहे. तो याद रहे कि एक सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड अपॉन. अब देखिए ये बुक ने एक्सप्लेन नहीं किया है बट दिस प्रैक्टिकल पॉइंट वांट टू शेयर विद यू गाइस. डिपेंड अपॉन साइज ऑफ वेजिटेशन. ये किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ वेजिटेशन पे डिपेंड करता है. अगर वेजिटेशन की साइज कम है तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन भी क्या होगी? कम. अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वेजिटेशन की साइज बहुत बड़ी है ये पूरे वाल को डैमेज कर सकता है क्या नहीं. तो अगर ये पूरा वाल ब्लॉक हो जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल विल नॉट रिसीव द ब्लड. और जब इधर ब्लड नहीं आएगा तो आगे पंप भी नहीं होगा तो ब्रेन विल सफर फ्रॉम इस्कीमिया. क्या हो जाएगा? इस्कीमिया. तो जितना वेजिटेशन का साइज कम होगा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम होंगे. वेजिटेशन साइज ज्यादा होगा कॉम्प्लिकेशन चांसेस भी ज्यादा. तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट में जो कंप्लीट प्रोग्नोसिस है वो किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ वेजिटेशन पे. क्लियर है कि नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब लेके ट्रीटमेंट. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. हमारी प्रायोरिटी ये है कि इसमें हमने बैक्टीरिया को खत्म करना है, हमने एंटीबायोटिक देने हैं. क्या देते हैं? एंटीबायोटिक. लेकिन लो डोज या हाई डोज? हम हाई डोज एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि हाई डोज का मतलब ये है, इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो वेजिटेशन है इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो बाहर है कि सबसे सेंटर में अंदर साइड पे. तो एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया तक पहुंचने के लिए अंदर जाना होगा तो हाई डोज होना चाहिए कि लो? हाई डोज होना चाहिए. तो देयर इज हाई डोज एंटीबायोटिक. क्लियर है. और जो मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं वन इज टेकारसिलीन. ठीक है, टेकारसिलीन एंड पाइपरासिलीन. ठीक है, पाइपरासिलीन. लेकिन ये दोनों वो एंटीबायोटिक है जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस के खिलाफ देते हैं. इसको एंटी स्टाफिलोकोकल पेनिसिलिन भी कहा जाता है. क्लियर है. तो हम ये दो एंटीबायोटिक ज्यादातर यूज करते हैं और पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं. पेशेंट को चेस्ट पेन भी था तो हम एनाल्जेसिक्स भी ऐड कर सकते हैं. क्या ऐड करेंगे? एनाल्जेसिक्स. और एनाल्जेसिक्स के बाद हम उसको अगर मजीद कुछ दे सकते हैं दैट इज एंटीपायरेटिक. पेशेंट को फीवर है कि नहीं तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए क्या देंगे? एंटीपायरेटिक्स देंगे, पैरासीटामोल देंगे. तो उससे भी पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसमें आप लोग जो है ना एड अप कर सकते हैं. अब एक और चीज यहाँ पे मैंने छोड़ दी थी ताकि आप लोग बाद देखें, नोट में लिखे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट develop a spot in the eye. कहाँ पे? आइज के अंदर. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट के अंदर आइज में एक स्पॉट बनता है ऑन दी रेटिना. कहाँ पे? रेटिना के ऊपर. और ये जो स्पॉट बनने का वजह है वो भी ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट है. बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट
देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट टूवर्ड द रेटिना। और अगर रेटिना के ऊपर डॉट बन जाए तो इसके ऊपर जो इमेज है वो बनेगी नहीं बनेगी, तो फिर उस बंदे को विजन का इशू होगा कि नहीं। एग्जामिनर अगर ये पूछे कि जो स्पॉट रेटिना के ऊपर किसके अंदर बनता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट के अंदर, उसका नाम क्या है, आंसर इज रोज स्पॉट। जिसको क्या कहते हैं, रोज स्पॉट कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है कि रोज स्पॉट इज सीन इन विच कंडीशन, आंसर इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस व्हिच मेनली अफेक्टिंग द रेटिना। क्लियर है। अब तीन चीजें याद रखें। एक आप लोगों को मैंने बायोकेम में पढ़ाया था, बायोटोट स्पॉट बताया था कि नहीं। अभी एक हमने पढ़ा है दैट इज कॉल्ड ऑफ रोज स्पॉट, और एक होते हैं रोज स्पॉट। एक क्या होता है, रोज स्पॉट। ये तीन याद रखें। जो रोज बायोटोट स्पॉट है ये विटामिन ए डेफिशिएंसी है। क्या है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, याद है कि नहीं। और दिस इज मेनली अफेक्ट कंजक्टाइवा। ये कहाँ पे होता है, कंजक्टाइवा लेयर में होता है, ठीक है। और रोज स्पॉट ये इन्फेक्टिव क्या है, एंडोकार्डाइटिस, और ये रेटिना के ऊपर बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना के ऊपर। और ये जो रोज स्पॉट है याद रखना है, इट इज फॉर्म इन टाइफाइड फीवर। ये किसके अंदर बनते हैं, टाइफाइड, स्पेशली ऑन दी चेस्ट। कहाँ पे, चेस्ट। जो चेस्ट की स्किन है इसके ऊपर इस तरह दाग धब्बे जैसे मतलब स्पॉट बनते हैं, जिसको हम कहते हैं रोज स्पॉट। एंड रोज स्पॉट ऑन द चेस्ट स्किन इज अ फीचर ऑफ विच फीवर, टाइफाइड, जो जिसको मियादी बुखार कहते हैं। टाइफाइड फीवर की वजह से बंदे मर सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग इससे मर सकते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन है टाइफाइड फीवर, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 वीक का होता है। कितना, 4। अगर एग्जाम में ये भी आ जाए कि वो कौन सी वीक है टाइफाइड फीवर के अंदर जिसमें कौन से स्पॉट बनेंगे, रोज, आंसर इज सेकंड वीक ऑफ टाइफाइड फीवर। तो सेकंड वीक ऑफ टाइफाइड फीवर के अंदर कुछ चेंजेस आती है बॉडी के अंदर। उनमें से एक चेंज ये है कि स्किन के ऊपर चेस्ट पे इस तरह के स्पॉट बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रोज स्पॉट कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दीज 3 स्पॉट, बायोटोट स्पॉट, विटामिन ए डेफिशिएंसी अफेक्टिंग कंजक्टाइवा, रोज स्पॉट seen in infective endocarditis affecting the retina, rose spot seen in typhoid fever affecting the front of chest area। क्लियर है। इन 3 स्पॉट्स में से एक क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, लेकिन विच वीक ऑफ टाइफाइड फीवर, सेकंड वीक ऑफ टाइफाइड फीवर। क्लियर है, ब्रेक कर समझ गए चीजें क्या नहीं। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कल से इंशाल्लाह फिर आगे मजीद डिस्कस करेंगे। सीवियस इज अ बिग टॉपिक, ठीक है।